विनय सर, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट आपके क्या कहते हैं, वो जैसे शायर कहते हैं ना, तवज्जो चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2024 के चुनाव ही ना हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रॉक्सी वार में डाल दिया है। हमारे भारत को प्रॉक्सीज में डाल दिया, प्रॉक्सी में खड़ा कर दिया है। जो महाशक्तियां प्रॉक्सी वार लड़ती हैं, पहले जहां पाकिस्तान खड़ा होता था, आज हम वहां खड़े हो गए हैं। ये मुझे दुखद लगता है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद 2024 के इलेक्शन टल जाएं, आगे चले जाएं, ये क्या हो, ये तो भविष्य तो के गर्भ में है। ये क्या डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक एटमॉस्फेयर जो बनेगा 2024 में इलेक्शन से पहले, तो आपको ऐसी संभावना अगर नजर आ रही, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही, ये एक गंभीर इशारा आपने बातों बातों में कर दिया। ये काफी चिंताजनक भी है और गंभीर भी बहुत है ये। सर, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मैं इस चीज से सहमत भी नहीं हूं जो मैं कहने जा रहा हूं। जी। लेकिन आप ये यकीन माने कि दुनिया में बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जो भारत को विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा समझने लगी हैं। 2014 के बाद हमारी सॉफ्ट इमेज धीरे धीरे खत्म हो गई है। चाहे आप कनाडा में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, अमेरिका में देखें, जो हमारे लोग थे, जो हमारे प्रवासी भारतीय थे, जिसमें गुजरात की एक बहुत बड़ी तादाद आती है। और अभी ऐसा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं संकेतों में ये दिया भी है कि ऐसा कैसे होगा कि अगर माइग्रेंट्स आकर और हमारे लोकल पॉलिटिक्स के अंदर दखल अंदाजी करने लगे। ऐसा अमेरिका में भी बहुत कड़ा रुख अपनाया गया था जब प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ट्रंप सरकार बोला था। तो हमारे जितने स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं कनाडा, उनके वीजा रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ सुपर वीजा की वेटिंग 1.5 से 2 साल हो गई है, जबकि पाकिस्तान की 2 महीने और 3 महीने रह गई है। तो हम धीरे धीरे आइसोलेट हो रहे हैं। अच्छा, जो मेन मैं कहना चाह रहा था, जिससे मैं सहमत नहीं था, वो दोबारा से उसको रिपीट करता हूं कि भारत एक तरीके से विश्व शांति के लिए खतरा होने लगा है। और इतना बड़ा देश, दुनिया के बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अशांति और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो इतना बड़ा देश नहीं चाहते, और मोदी जी उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूं। देखें, ऐसा है, हम साउथ एशिया के जो लोग हैं, ये हमारी नस्लें हैं, हम सामंतवादी लोग हैं, गुलामवादी लोग हैं। हमें अपने सामने एक ऐसा आदमी चाहिए होता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए होती है जिसको हम महामानव समझें। चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी थे, या वैसा ही राहुल गांधी को बनाया जा रहा है। वाईएसआर अगर वोट नहीं दिया तो उसके पीछे उसका रीजन था, उनकी बेटी यहाँ शराब घोटाले में फंसी हुई है। ईडी का भी और सीबीआई का जो भी सिस्टम है इन लोगों का। लेकिन उनके वोट ना देने से आप देखें कि राहुल की अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। केजरीवाल जी बहुत अच्छे और बहुत गहन पॉलिटिशियन है, लेकिन उनका असफल हो जाना, स्पेशली इस बिल के लिए, वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में, या जो लोग हमारे जैसे लोग जिनका राजनीति से कोई बहुत वास्ता नहीं होता, हम भी सोचते हैं कि यार इन लोगों से बेहतर तो राहुल गांधी है, कम से कम वो स्टैंड तो कर रहा है। हम उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हम उसमें वो महामानव की छवि देखने लगेंगे जो जो उसको बनाना चाहती हैं। आने वाला टाइम क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। विनय जी ने बिल्कुल सही कहा, ईडी को जो एक्सटेंशन दिया है, अगर मेरा व्यक्तिगत राय लेते तो मैं भी यही कहता कि हाँ, उनको एक्सटेंशन देना चाहिए था, क्योंकि मजबूरी है। अक्टूबर में एफएटीएफ भारत का दौरा कर रहा है, और इस तरीके की बहुत सी शिकायतें और बहुत से सबूत हैं जो हमें ग्रे लिस्ट में ला सकता है। उन फाइलों को साफ करना, उन फाइलों को हटाना, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो अभी हाल फिलहाल में ईडी और सीबीआई का विपक्ष के ऊपर कोई बहुत दबाव होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता।
हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि जितनी भी राजनीति हमारे यहाँ चलती है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड में या साउथ ग्लोब में, ये सब के सब स्क्रिप्ट हैं। एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है वर्ल्ड पावर्स की तरफ से। उसी स्क्रिप्ट के ऊपर सब नाच रहे हैं, चल रहे हैं। और ऐसा कम से कम पिछले 100 साल से तो हम अगर इतिहास को और मूवमेंट्स को देखें तो हमें साफ साफ नजर आता है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2010 में, 2012 में अचानक मनमोहन सिंह जी की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया था। उनको मोहन सिंह और XYZ, हमारे जैसे एक अनपढ़ आदमी को भी लगने लगा था कि कहे नहीं यार, ये प्राइम मिनिस्टर तो रिमोट से चलने वाले हैं, ऐसा है। उससे उसके बाद फिर आते हैं 2015 के आसपास, तो वही राहुल गांधी हमें पप्पू नजर आते थे। और हमें ऐसा लगता था कि नहीं, ये आदमी की जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, जो अपने एक एक MLA की वजह से गोवा की सत्ता को खत्म कर रहे हैं या भूल रहे हैं, तो ये देश को कैसे चलाएंगे। और आज से 5 साल पहले तक कम से कम मैं जहां रहता हूं, मेरे आस पड़ोस में सारे रिटायर्ड एक्सपायरी डेट वाले जनरल और नौकरशाह लोग रहते हैं, जिनके दो ही काम होते हैं, एक तो सारा दिन टीवी देखना और एक महीने में अपनी पेंशन को पासबुक में अपडेट करा के लाना। तो वो साल 1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक महाभक्त थे, जिसको अगर हम कहें तो अंधभक्त थे। लेकिन आज धीरे धीरे उनका परसेप्शन चेंज होने लगा है। वो कहते हैं नहीं, राहुल गांधी ऐसा भी नहीं है जैसा हम सोचते थे। राहुल भी वही है, वो रिटायर्ड पर्सन्स भी वही हैं और पब्लिक भी वही है, लेकिन परसेप्शन चेंज हो गया है। आज संसद में भी आपने देखा होगा, जो MP है, जो मिनिस्टर है, क्या वो इतना भी नहीं समझता कि वो जो बोल रहा है उसका मीनिंग क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक मंत्री ने बोला है कि कोई चौधरी साहब है, अखिलेश यादव को टारगेट करके, कि तुम तो अहीर हो, गाय चलाने वाले और जानवर चराने वाले, इस तरीके की कोई उन्होंने टिप्पणी की है। उसके अलावा संसद में तो बहुत, निशिकांत दुबे और जो दूसरे मिनिस्टर थे, उन्होंने तो बहुत अशोभनीय शब्दावली का इस्तेमाल किया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं अपनी बात को पूरा करने के बीच में आपको एक और हिंट देता हूं। आज खड़गे साहब ने एक सेंटेंस बोला है कि तुम्हारे अंदर आधे तो हमारे कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेसी किस विचारधारा से 2014 में, 2013 में पाला बदल के चले गए थे? क्या वो पाला बदल के वापस नहीं आ सकते? तो मेरा मानना यह है कि ये सब स्क्रिप्ट है, जिसको हटाना होता है, जिसको गिराना होता है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होना शुरू हो जाता है, पब्लिक परसेप्शन बन जाता है। और वही परसेप्शन धीरे धीरे उसको कम से कम शहीद नहीं होने देता। अगर एकदम हटा दिया जाता, जैसे राहुल गांधी को हटा दिया गया, तो वो शहादत की श्रेणी में आ जाता। अब आते हैं जो आपका बिल है, जो संसद में पास हुआ है। पिछले 75 साल में दिल्ली की स्थिति लगभग ऐसी रही, बल्कि इससे भी नीचे थी। और अगर आप उससे भी पहले चले जाएं, 1935 के इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से, तो जो आज नून सरकार, नून पार्टी, मैं इसको बीजेपी नहीं कहता हूं, मैं नून पार्टी कहता हूं। नून से मतलब वो एन को उर्दू में नून बोलते हैं। जैसे ना बोले तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मुझे कंफर्टेबल लगा कि नून पार्टी कहना ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज नून पार्टी जिन अध्यादेश को या जिस गवर्निंग रोल को लेकर आ रही है, ये कभी अंग्रेजी साम्राज्य में था। उसके बाद वेस्टमिनिस्टर सिस्टम आया, जो सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आया, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वो फेल हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज को भी खत्म कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो उसमें जैन चौधरी हो या छोटे छोटे जितने भी दल हों, दे विल हैव टू आइदर इमर्ज विद इंडिया और विद NDA। ईरान में भी ऐसा होता है, अमेरिका में भी ऐसा होता है। और एक नया सिस्टम, नया पॉलिटिकल सिस्टम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030 के एजेंडे में है।
शायद ये उसी की तरफ एक कदम और बढ़े है हमारी सरकार या हमारा सिस्टम। क्योंकि अगर मोदी जी या मोदी जी की अपनी कोई विचारधारा के हिसाब से चलते होते तो आज जिन कानूनों को और जिस आइडियोलॉजी को लेकर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उनकी और संघ की विचारधारा न कभी थी ना है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।